खुदा करे कि सरजमीन पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो। खुदा करे कि सरजमीन पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे और मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज होंगे। नाजरीन, कुछ अरसा पहले हमारे जो है वो डायबिटीज़ पर एक जो है वो प्रोग्राम हुआ था, जो कि एक सिंधी लैंग्वेज में था, लेकिन काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स थे उनकी तरफ से इस मामले पर आया कि हमें जो है ना वो डायबिटीज़ का के बारे में उर्दू पर भी अगर प्रोग्राम किया जाए अवेयरनेस के हवाले से, तो हम फिर उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम होगा। शुरुआती तौर पर हम थोड़ा सा मुख्तसरन जो है ना वो डायबिटीज़ के बारे में करेंगे कि ये क्या बीमारी है, कौन सी अलामतें होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर जो है ना वो ये डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकती है, किस डॉक्टर के पास आपको जो है वो जाना चाहिए अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो, और फिर जो है ना वो हम थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, यानी अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है तो उसके बाद जो है ना वो इस बीमारी की क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं, कौन कौन सी इस तरह से जो है ना वो चीज़ें होती है। और उसके लिए हमारे पास हमेशा की तरह एक माहिर डॉक्टर मौजूद है जो कि डायबिटोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट है, और काफ़ी अरसे तक माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया में उन्होंने काम किया है। आजकल कराची के एक क्लिनिक में मेडिलिंक के हवाले से वहाँ पर वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़काउल्लाह अफगान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम मखदूम साहब, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, मेहरान क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सर, अगर बात करें डायबिटीज़ यानी जो जो है वो शुगर की बीमारी है, उसके हवाले से, तो शुरुआती तौर पर अगर मैं आपसे सवाल करूं तो हमारे नाज़रीन को ये समझाएं कि डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी होती क्यों है और उसकी अलामतें क्या-क्या होती हैं? सर, ये डायबिटीज जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन ना हो, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन तो हो रही है लेकिन उसका एक्शन आपके मसल्स पे नहीं हो रहा और आपका ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो या तो डिफेक्ट है आपके इंसुलिन सिक्रीशन में या आपकी इंसुलिन एक्शन में, या दोनों में कॉम्बिनेशन है। सिक्रीशन का भी प्रॉब्लम है और इंसुलिन का भी एक्शन का भी प्रॉब्लम है, जिससे आपके खून में शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर सर जो है वो ब्लड में शुगर की जो लेवल है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो पेशेंट में क्या-क्या अलामतें जाहिर होती हैं? जी, वो क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया जो होते हैं वो होते हैं पॉलीयूरिया, जो ज़्यादा पेशाब का ज़्यादा पेशाब आना। का आना। उमूमन पेशेंट आपको बताता है कि वो 5 से 6 दफ़ा और उससे ज़्यादा, कभी कभी 8 दफ़ा जो है ना दिन में पेशाब के लिए जा रहा होता है। और उसके बाद स्पेशली रात को भी जो है ना उसकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसको हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। तो वो 4 से 5 दफा रात में भी उठता है, तो ये पॉलीयूरिया होती है। दूसरी चीज ये होती है पॉलीडिप्सिया, उसको प्यास बहुत लगती है। वो पानी बहुत पीता है, उसकी प्यास उससे हटती नहीं है। और है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जो आपका वजन बगैर किसी वजूहात के आपका वजन लूज आप करना शुरू कर दें, आपके वजन में बहुत ही तेजी से जो है ना वो लॉस हो आपके वजन का, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस ये उमूमन होता है कि आपकी जब खून में ग्लूकोज की मिकदार इतनी हो जिसको हम ग्लूकोज टॉक्सिसिटी कहते हैं, तो उसमें वेट लॉस होता है। तो ये 3 अलामतें हैं। और चौथी अलामत ये है कि आपको रिपीटेडली इन्फेक्शंस होते हैं, आपके स्किन इन्फेक्शंस होते हैं और आपके एब्सेसेस होते हैं, जो एक रिपीटेडली वो एब्सेसेस आपके होते हैं या स्किन सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन टिश्यू अच्छा के सर, इस इन्फेक्शंस तरह होते के हैं। अगर अलामात किसी पेशेंट में हो तो सबसे पहले पेशेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो कहाँ जाए और किस तरह से उसको आगे जो है ना अपना इलाज करवाए? जी, ये सिम्टम्स अगर आपको रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएंगे और आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो आपके सिम्टम्स को समझे और आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज को समझे कि वो कौन सी टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और आपको वो टेस्ट लिख के दे जो इनिशियली बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए। यानी कि पहले दफ़ा में बहुत सारी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनमें कौन आपको कौन पता से चल होंगे जाता डॉक्टर है साहब ये? कि स्क्रीनिंग क्या है। वो एक फास्टिंग ब्लड शुगर है और एक HbA1c है।
तो प्रॉपरली एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपकी डायग्नोसिस कर सके कि आपको डायबिटीज है भी या नहीं है, और फिर वो अपनी तरीके से मैनेजमेंट करेगा उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो है वो पेशेंट आया, उसका HbA1c या फिर उसका जो आपने बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, तो सबसे पहला उसमें जो मैनेजमेंट का प्लान होता है वो क्या होता है? कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट के बाद आप उसका किस तरह से इलाज करते हैं? जी, ये देखिए कि एक पेशेंट को डायग्नोसिस हो गया है कि उसको डायबिटीज मेलिटस है। अब उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जिसको कहते हैं 3 महीने की शुगर के कंट्रोल की टेस्ट, उसको हम कहते हैं HbA1c। अब HbA1c जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वो किस लेवल की है, ठीक है। अगर वो 7.5 से कम है तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ और एक सिंगल ड्रग थेरेपी जिसको मोनोथेरेपी कहते हैं उसके साथ हम शुरू कर सकते हैं। अगर वो 7.5 से ऊपर है तो हम उसको एंट्री HbA1c कहते हैं, जिससे वो प्रेजेंट कर रहा है उसमें हमें ड्यूअल थेरेपी देनी पड़ती है जी, ठीक है। एक पेशेंट वो है जिसकी HbA1c 10 से ऊपर है। अब 10 से ऊपर जब आपकी एंट्री HbA1c, इसके मतलब है कि आपको ग्लूकोज टॉक्सिसिटी है, आपके ब्लड में ग्लूकोज इतने लेवल का है जो जहर का काम कर रहा है। इसमें रिस्क है कि उस पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, उसको स्ट्रोक हो सकता है। तो उसमें डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसमें हम ओरल दवाइयों के साथ हम इंजेक्टेबल थेरेपीज देते हैं, जिसमें बेजल इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये है कि आपका डायबिटोलॉजिस्ट आपकी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को डिसाइड करेगा ऑन योर प्रेजेंटिंग HbA1c के आप किस HbA1c के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर HbA1c के अगर हम लेवल की बात करें तो उसमें कौन सी जो है वो होती है कि जिसमें हम पेशेंट को ओरल मेडिकेशन यानी जो टैबलेट की फॉर्म में होता है वो दे रहे होते हैं, और HbA1c कितनी लेवल तक जाता है कि जैसे हम सोचते हैं अब ये बिल्कुल हमें टैबलेट के बजाय इंजेक्शन पर ही इसको लेकर जाया जाए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मखसूम साहब, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये एक टैबू है कि इंसुलिन इज द एंड ऑफ लाइफ, बट इंसुलिन इज योर लाइफ सेवर। अब आपकी HbA1c अगर 6.5 को हम अगर इसको नजर में रखें कि 6.5 एंड अबव जो HbA1c है वो आपकी डायग्नोसिस कर देती है कि आपको डायबिटीज मेलिटस है। अब 6.5 से लेके 9 तक जो आपकी रेंज है, इसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। HbA1c 9 से ऊपर है, ये ब्रिटिश गाइडलाइंस है और एक अमेरिकन गाइडलाइंस है। अगर आपकी 9 से ऊपर है, ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी भी ये बताता है कि अगर 9 से ऊपर HbA1c है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, ठीक है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है एट HbA1c ग्रेटर देन 9, तो आपको ओरल ड्रग्स के साथ इंजेक्टेबल शुरू करनी है अगर सिम्टोमेटिक है, इवन एट 9% ऑफ HbA1c। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया के और वेट लॉस के, लेकिन उसकी HbA1c 10 से ऊपर है, तो खुदारा उसको इमीडिएटली आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए जिसमें आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 300 से ऊपर है। अब इस पे वेट करने का कोई बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं, रिस्क ऑफ एन हार्ट अटैक एंड रिस्क ऑफ अ स्ट्रोक। उसमें आपकी फालिज भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जब HbA1c 10 से ऊपर हो और आपके ब्लड शुगर 300 से ऊपर हो, तो आप अपने प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली जाइए और वो आपको ट्रीट करेगा और वो आपको बताएगा, अगर वो प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट है, कि आपको अब इंसुलिन लेनी है। क्योंकि इंसुलिन का लेना इसमें इतना जरूरी हो जाता है जैसे आपकी ग्लूकोज टॉक्सिसिटी, जो आपके जहर की मिकदार में ग्लूकोज हो वो कम हो जाए, आपकी HbA1c 3 महीने में 7 पे आ जाए 10 से, और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है नाश्ते से पहले वाली वो आपकी 80 से 130 हो जाए 300 में से, तो आपकी रिस्क इमीडिएटली हार्ट अटैक की और आपकी स्ट्रोक की कम हो जाएगी। उसके बाद वो आपको ओरल ड्रग्स पे या दवाइयों पे ले जाएगा। लेकिन जब ये प्रेजेंटेशन हो कि HbA1c 10 से ऊपर हो और आपकी ब्लड शुगर 300 से ज्यादा हो, तो प्लीज खुदारा अपने आप अपनी जिंदगी को रिस्क पे मत रखें और आप इमीडिएटली अपने प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए, और जो वो आपको कॉम्बिनेशन इंसुलिन थेरेपी और ओरल ड्रग्स की दे रहा है
उस पे अमल कीजिए। ये मत कहिए कि जी मैं इंसुलिन नहीं ले सकता। नो, इट्स योर लाइफ सेवर, ये आपका लाइफ सेवर है। अच्छा सर, यहाँ पर जो है वो पहले क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम स्पेशली जो था वो कॉम्प्लिकेशंस पे था, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से जो है ना वो एक नॉर्मल जो हेल्दी पेशेंट है उनको डायबिटीज हो सकती है। जी, सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट मखदूम साहब, आपके सवाल बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हमारे पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक आई ओपनर है। यानी कि आप इनको इसको तवज्जो से सुनिए। रिस्क फैक्टर्स जो है जो डायबिटीज करवाते हैं उसमें मेन जो रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी, मोटापा, जो हमारे अभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 53% हो गया है। 53% आपके जो लोग हैं वो ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। ठीक है, इसमें आपकी मोटापे की वजह से आपकी इंसुलिन जो नॉर्मल मिकदार पे आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसका एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपका मोटापा है, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसमें आपकी ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो रही है तो उसका जो रिजर्व है वो कम हो रहा है। तो पहली चीज है आपको मोटापे को एड्रेस करना है। दूसरा है जी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर आपके पास है, यानी आपको अगर है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपकी 75% आपको चांस है कि आपको डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी है हाइपरलिपिडीमिया। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपकी जब डायबिटीज डायग्नोज होगी तो 50% लोगों में डायबिटीज के साथ हाइपरलिपिडीमिया होता है या कोलेस्ट्रॉल आपके बढ़े हुए होते हैं। दूसरी चीज है आपकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री है आपको, आपके वालिद साहब या आपके अम्मी या आपके बहन भाइयों में ब्लड शुगर, ये आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है। अगर ये है आपको तो आप में डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपको दिल की बीमारी है, तो उसमें भी आपके जो है ना डायबिटीज होने के खदशात है। अब आते हैं हम यंगर जनरेशन में, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जो बेटियां हैं, उनमें अगर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, पीसीए और पिकॉस कहते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, या जिन औरतों में हर्सुटिज्म होता है, बालों की ग्रोथ होती है, उसमें आपकी रिस्क फैक्टर है कि डायबिटीज हो सकती है। वो खवातीन जो हामिल होती हैं और उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उनका रिस्क फैक्टर है कि वो नेक्स्ट 3 साल में वो डायबिटिक हो सकती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको डायबिटीज की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है, एक एंटिटी है, एक नॉर्मल इंसान है और एक डायबिटिक इंडिविजुअल है, उसके बीच में एक क्लास है जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। अब प्री डायबिटीज जो है, इसमें आपकी HbA1c होगी 5.7 to 6.5। अगर ये आपकी HbA1c है, नॉर्मल है 5.7 से नीचे, अगर 5.7 to 6.5 आपकी HbA1c है तो आप प्री डायबिटिक है। ठीक है, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से 125 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर आपकी रैंडम ब्लड शुगर 141 से 199 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज में जाने के लिए 6 महीने से 1 साल लगता है, जिसका रेशियो है 13% to 33%। तो 13% से 33% लोग जो प्री डायबिटिक हैं वो फ्रैंक डायबिटीज में जा सकते हैं विद इन 6 months to 12 months, 1 साल तक। तो आपको डायबिटीज तो डायग्नोसिस हो जाएगी, लेकिन आपको अपने आप को कैच करना है प्री डायबिटीज में, जो रिवर्सिबल है, जो आपको नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आ सकती है। लेकिन एक दफा डायबिटीज हो गई तो फिर वो एक परमानेंट डिजीज है। डायबिटीज अगर एक मर्तबा हो जाए तो वो परमानेंट डिजीज बन जाती है और उसके लिए फिर जो है वो मतलब पूरी जिंदगी भर आपने उसको जो है ना वो भुगतना पड़ता है और आगे चलकर वो आपके लिए जो है वो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन उनका भी बायस बन सकती है। डायबिटीज की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है नाज़रीन, उन पर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमसे जुड़े रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी डायबिटीज़ यानी ज़ियापतीज़ के बारे में कि जो शुगर की बीमारी होती है कि वो क्यों होती है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और अभी जो है वो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, वो बात करेंगे कि जो है ना इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या होती हैं। तो डॉक्टर ज़का साहब पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि अगर एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है और उसने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो कौन-कौन सी इसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जी, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने और एडीए की गाइडलाइंस जो है 2025 में उन्होंने उसको डिवाइड किया है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अब माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जो आपकी छोटी खून की नालियों में होती है। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जो आपके जिस्म में बड़ी खून की नालियों में होती है। अब माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में पहली जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि आपकी नजर पे शुगर का क्या असर होता है। सेकंड है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो आपके गुर्दे पे शुगर का क्या असर है जब वो लॉन्ग टर्म आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो। और आखिरी माइक्रोवास्कुलर में है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो आपके नसों में क्या चेंजेस आती हैं ऐसी कि आपको जलन होती है पैरों में या आपको दर्द सनसनाहट होता है, महसूस होती है। संसार होती है या सेंसेशन आपकी कम हो जाती है। अब दूसरी जो हिस्से मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो आपकी बड़ी खून की नालियां जिस्म में है उनको इफेक्ट करती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉरोनरी हार्ट डिजीज, जो दिल की आपकी बीमारी होती है। दिल की बीमारियां हैं, ठीक है। जो कॉरोनरी आर्टरीज जो आपकी तीन दिल की ऊपर एपिकार्डियल कॉरोनरी आर्टरीज हैं दिल जो की दिल ऐसी की शरेयानें जो कि दिल शरियाने को हैं, खून पहुंचाती हैं। उनका खून को जाते हैं, उनकी बीमारी। दूसरा है आपकी दिमाग की बीमारी जिसको हम स्ट्रोक या टीआई रिस्क कहते हैं, जो आपका फालिज है। तीसरी है आपकी पाँव में जो नीचे वाली टांगों का हिस्सा है, इसमें जो पेरिफेरल वेस्कुलेचर है या आर्टरीज हैं, खून की नालियां हैं, इनकी बीमारी जिनको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज कहते हैं, ये मैक्रोवेस्कुलर है कॉम्प्लिकेशंस। और दूसरी है कि मर्द हजरात जिनमें जिनसी प्रॉब्लम होता है डायबिटीज की वजह से, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, उसकी बीमारी ये एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आती है। यानी इसमें जो है वो मर्दाना कमजोरी और वो चीजें जी भी हाँ, हो सकती बिल्कुल। हैं। अच्छा, अब मैं ना एक-एक चीज को आपसे जो है ना वो जरूर पूछूंगा। तो शुरुआत करते हैं, जैसे आपने बताया कि जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, यानी जो रेटिना होता है, आंख का एक हिस्सा होता है, उस पर भी उसका जो है ना इफेक्ट होता है। तो किस तरह से उसका इफेक्ट होता है और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है? जी, पहले मैं इसमें बहुत क्लियर बात कर लूं कि उमूमन जो मरीज मेरे पास आते हैं डायबिटीज के, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको सिर्फ ये नॉलेज होती है कि जी मुझे कैटरेक्ट हो गया, मैंने तो आई एग्जामिनेशन कराया था लेकिन मुझे कैटरेक्ट हो गया और मैंने फेको करा लिया, उसका लेंस रिप्लेस कर दिया। तो मुझे शुरुआत में उसको बहुत ही मुश्किल होती है बताने में कि डायबिटीज सिर्फ कैटरेक्ट नहीं करता, लेकिन आपका जो दिमाग का आंख का पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, एक्चुअली उसकी जो है ना वो एग्जामिनेशन जिसको हम फंडस एग्जामिनेशन कहते हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है, ना हमारे डॉक्टर हजरात इस पे स्ट्रेस देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप टाइप 2 डायबिटीज होती है आपको, तो जो एक बड़ा आदमी होता है 30 के ऊपर, उमूमन हम कहते थे अब 20 अब 30 जो है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जनरल है, लेकिन आजकल यंगर जनरेशन में भी हो रही है। तो उस जब वो आपको डायग्नोज हो जाती है डायबिटीज, तो डॉक्टर को एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आपकी फंडस एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को भेजना चाहिए। यानी ठीक, डायबिटोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो आंखों के डॉक्टर के पास भी उनको भेजे भेजे। एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस सर। यहां तो 30 साल, 20 साल गुजर गए, किसी पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस, वो इरिवर्सिबल है। दूसरी चीज है, अगर वो टाइप 1 डायबिटिक्स है तो उसको इनिशियल डायग्नोसिस जब टाइप 1 की होगी, जो बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज होती है, तो वो उसमें डायग्नोसिस के 5 साल के बाद आपको पेशेंट को रिटाइनल एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहिए। तो टाइप 2 डायबिटिक्स में एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आपको भेजना चाहिए, और टाइप 1 डायबिटीज में 5 years आफ्टर द इनिशियल डायग्नोसिस में आपको भेजना चाहिए। अगर आप नहीं सही। भेजेंगे
तो यू आर promoting the patient towards blindness. ठीक है, अब क्या है कि इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी किस्में यह है, एक होती है प्री प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, जिसमें आपकी नई वेसल्स आंख की नहीं बनती रेटिना पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो चर्बी है वो लीक हो जाती है, जिसको हम कॉटन वूल एक्सुडेट्स कहते हैं। आपके माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं, आपकी छोटी ब्लड वेसल्स जो आपके पर्दे में वो फट जाती है। ठीक है, वो होती है, और इस वजह से उसको, और आपकी जो ऑप्टिक डिस्क है जिसको मैक्युलर एडिमा कहते हैं, तो कॉटन वूल एक्सुडेट्स होते हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं, हेमरेजेस होते हैं, और मैक्युलर एडिमा हो या ना हो तो इसको हम कहते हैं प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आपको जो है ना ज्यादातर ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस देते हैं, जिससे मैक्युलर एडिमा कम हो जाता है। इसको हम एनपीडीआर भी कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, इसके बाद इसके सेकंड जो फेज है वो बहुत खतरनाक है। वो आपकी ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे, कि आपकी अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर जिस दौरानिये पे होगी तो आपकी प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, आपका ग्लूकोज बढ़ गया है, तो आपके अंदर कुछ कीमिया होते हैं जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वीईजीएफ कहते हैं हम उसको, या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी नालियों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं टुवर्ड्स योर रेटिना। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी 300 200 ब्लड शुगर है, 250 ब्लड शुगर है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स आपकी जो रेटिना की ब्लड वेसल्स है वो ग्रो कर रही है, वो न्यू वेसल फॉर्मेशन होती है या एंजियोजेनेसिस हो रही है। अगर यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएं कि अगर अनकंट्रोल जो है वो डायबिटीज है या शुगर है और उसकी वजह से जो है वो रेटिनोपैथी पर तो हमने बात की। अब आपने एक बात कही थी कि ये कोरोनरी जो आर्टरी होती हैं, जो कि मतलब ऐसी शरियानें जो कि दिल को खून पहुंचाती हैं, तो उनमें क्या इस तरह से जो है ना वो मैकेनिज्म होता है और किस तरह से जी मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं बस डॉक्टर साहब आप तो थोड़ा टाइम लूंगा कि आंख पे ये पॉइंट एक समझा दूं कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी जब होती है तो आपकी जहां विजन का एरिया होता है उसको हम फोविया कहते हैं, वहां अगर वो आ जाए तो वो हेमरेज हो जाता है और आपकी रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है और यू बिकम ब्लाइंड। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द 5th लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो हमें रेटिनोपैथी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब आपका सवाल होता है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और डायबिटीज का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। डायबिटिक्स वो जो अनकंट्रोल होते हैं उनमें जो प्रोसेस होता है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस का, आपके दिल की शरियानों में प्लेक बनाने का या फैट डिपोजिशन का, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है एक नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, तो उसमें जो है जो डायबिटिक इंडिविजुअल होता है उसको हार्ट डिजीज 10 से 15 साल पहले हो जाती है उस इंसान से जिसमें डायबिटीज नहीं है। अब क्या है, ये मैं स्टडी आपको इसमें बताऊंगा जिसको कहते हैं फ्रमिंघम हार्ट स्टडी, जो 1948 में मैसाचुसेट्स के एक शहर में की गई थी फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स में 1948 से लेके 2002 तक 54 इयर्स की एक ऑब्जर्वेशनल कोहॉर्ट स्टडी थी, जिसमें एक फैमिली की 3 जनरेशंस को स्टडी किया गया। उसमें आप सुनिए क्या प्रॉब्लम हुआ। जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं थी, उनकी हार्ट डिजीज की वजह से मोर्टेलिटी उतनी थी जो एक नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल है जिसमें हार्ट डिजीज थी। यानी कि डायबिटीज इंडिविजुअल इज इक्वल टू इंडिविजुअल विद कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। तो 2003 में की गाइडलाइंस में नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम, अमेरिकन टास्क फोर्स 3 का ये प्रोग्राम था, उसमें ये कंक्लूड किया गया कि डायबिटीज इज इक्वल टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। यानी कि अगर आपको डायबिटीज है इसका मतलब है आपको हार्ट डिजीज है, बीमारियां भी हो सकती हैं। हो गई है सर।
तो इसका दैट इज इक्विवेलेंट, तो हम उसको कहते थे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इक्विवेलेंट। तो डायबिटीज जो है इट इज इक्वल टू दैट यू आर हैविंग अ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। तो डायबिटीज को लाइटली मत लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये 10 से 15 साल पहले इसमें हो जाती है, आपको हार्ट डिजीज होती है। अच्छा, इसमें जो है आपकी जो दिल की शरियानी है वो मल्टीपल जगहों पे उसकी तंगियां होती है, और उसकी तंगी की लेंथ जो है बहुत लंबी होती है, और 2 से 3 वेसल्स जो होती हैं वो तंगियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें एंजियोप्लास्टी करना नामुमकिन होता है। तो जनरली कहा जाता है कि अगर किसी डायबिटिक इंडिविजुअल में 2 वेसल डिजीज हो और वो डायबिटिक हो तो उसको बाईपास ग्राफ्ट हम करवाते हैं, क्योंकि उसमें एंजियोप्लास्टी के आउटकम्स जो हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होते, पेशेंट को दोबारा एंजाइना होता है और उसको उसको अल्टीमेटली बाईपास की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है बाईपास सर्जरी इन डायबिटिक्स की, कि जो लोग 2 वेसल डिजीज है जिनमें 2 नालियां आपकी बंद हैं और वो डायबिटिक है, तो वो जो है बाईपास सर्जरी कराए। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर एक जो है वो वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। इंशाल्लाह ब्रेक पे आने के बाद हम मजीद कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो है ना वो बात करेंगे कि इसमें स्ट्रोक किस तरह से होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी गुर्दों के इसका किस तरह से जो है ना असर होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि अगर किसी को जो है ना वो डायबिटीज़ है, उसने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है उसका, तो उसका आंखों पर किस तरह से जो है ना वो असर होता है, आंखों के पर्दे किस तरह से खराब होते हैं, दिल की शरियानों पर क्या जो है ना उसके इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि दिल पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, फिर कोरोनरी जो होती आर्टरीज होती है वो दिल को ही खून पहुंचाती है, और अगर जो है ना वो ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। अभी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल ये है कि आपने जो है ना वो हमें बताया था शुरुआती तौर पर कि अगर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसमें जो है ना वो स्ट्रोक भी हो सकता है पेशेंट को, यानी दिमाग में भी जो उनकी जो चीजें हैं उस पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तो किस तरह से आम बंदे को आप समझाएंगे कि डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक क्यों होता है और उसके क्या क्या वजूहत होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायबिटीज को विद रेफरेंस टू हाइपरटेंशन भी देखें इसमें। अब क्या होता है कि जब डायबिटीज मेलिटस होता है तो आपका स्ट्रोक रिस्क 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी मेन वजह है कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपकी लिपिड डिपोजिशन होती है, आपकी फैट की डिपोजिशन सिर्फ दिल की शरियानों में नहीं होती, ये दिमाग की शरियानों में भी होती है। तो उसमें दिमाग की शरियानों में भी तंगियां हो जाती हैं, ठीक है, माइक्रो एनेरिज्म्स बढ़ जाते हैं और प्लेक बन जाता है, ठीक है। अब उसमें अगर हाइपरटेंशन उसके साथ कंपाउंड हो जाए, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। स्पेशली आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उसमें डायबिटीज के साथ स्ट्रोक रिस्क और कंपाउंड कर जाता है। तो डायबिटीज में तो वैसे भी 2 to 3 टाइम्स आपका स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन उसमें हाइपरटेंशन भी अनकंट्रोल्ड हो तो वो बहुत फैटल है। अगर 2 to 3 टाइम्स आपका स्ट्रोक रिस्क में बढ़ता है तो इसमें जो खून की नालियों की तंगियां हैं दिमाग में, उसको अगर ब्लड सप्लाई ना हो तो ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होती, उसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, ठीक है, जो 33% है। यानी खून की कमी की वजह से वो जो हाँ, है ना ऑक्सीजन स्ट्रोक हो सप्लाई। जाता है। दूसरी होती है कि ब्लड प्रेशर के साथ अगर एथेरोस्क्लेरोसिस आपकी दिमाग की नालियों की कंपाउंड कर जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए, तो वो फट जाती है आपकी नाली दिमाग की, और उसको कहते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक, जो 28% डायबिटिक पेशेंट्स में होती है। 33% इस्कीमिक स्ट्रोक होती है और 28% जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो है ना जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है यानी गुर्दों पर जिसका असर होता है, उस पर सवाल पर जाने से पहले मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका HbA1c जो है ना वो बढ़ा हुआ है, अगर हम उसको ट्रीटमेंट के थ्रू 1% भी कम करते हैं तो उसका उसकी सेहत पर कितना असर हो सकता है आपके हिसाब से। ये 2000 ये बहुत पुरानी 1998 की प्रॉब्ली इफ आई एम करेक्ट यूके पीडीएस स्टडी थी। उसमें बताया गया था कि अगर HbA1c लोअरिंग ऑफ ओनली 1%, अगर आप HbA1c 1% सिर्फ अपनी कम करते हैं
तो आपकी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको बताई, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, ठीक है, इसकी रिडक्शन जो रिलेटिव रिडक्शन है दैट इज अबाउट 37%। बहुत बड़ा अमाउंट है। एक HbA1c रिडक्शन में आपकी 3 माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस 37% कम हो जाती है। कम हो जाएंगी। सही अच्छा, है। जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, जो आपको पता है कि टांगों की शरेयानें तंग हो जाती हैं और उससे तंगियां होती है, आपके चलने में दर्द होता है, तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की एक HbA1c रिडक्शन में इंसिडेंस कम होता है 43%। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम होता है अबाउट 12%। हार्ट फेलियर का जो रिस्क कम होता है दैट इज अबाउट 16%। और स्ट्रोक रिस्क कम हो जाता है अबाउट 12%। बहरहाल सर माशाल्लाह से अगर 1% को भी कम करें कम तो करें। बहुत बहुत इसमें फायदा अच्छा, होगा। इसमें कैटरेक्ट के जो इंसिडेंट कम होता है, जो आपको मोतिया है, वो 19% कम हो जाता है। और ऑल रिलेटेड डायबिटिक डेथ्स जो सारी कॉम्प्लिकेशंस से होती हैं, तो 1% रिडक्शन से 12% उसमें कमी हो जाती है। अगर कोई बंदा है उसको डायबिटीज भी है यानी शुगर की बीमारी और वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसका फिर क्या रिस्क वगैरह भी थोड़ा सा बढ़ सकता है? सर, ये बहुत अलार्मिंग क्वेश्चन है और ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसको बहुत ही एम्पलीफाई करता है इफ यू स्मोक। मैं आपको एक इंसान की क्या एग्जांपल देता हूं। अब एक इंसान में डायबिटीज है, ठीक है, तो आपका स्ट्रोक रिस्क कितना बढ़ेगा? मैंने आपको बताया 2 से 3 गुना, ठीक है, बढ़ जाएगा। उसका हार्ट अटैक का रिस्क कितना बढ़ेगा? 5 से 7 गुना, ठीक है, बढ़ गया। हार्ट फेलियर रिस्क जो है, जो हार्ट फेलियर का रिस्क होता है, सिर्फ उसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, उसको हार्ट डायबिटिक पेशेंट को हार्ट फेलियर भी होता है जी। तो हार्ट फेलियर का रिस्क 4 से 5 गुना बढ़ता है। और जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, जिसको हम एम्पुटेशन भी कहते हैं, कि पांव काटे जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, गैंग्रीन की वजह से, उसका रिस्क सिर्फ डायबिटीज में 50 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अगर कोई शख्स इस पे स्मोक करता है तो आप हर रिस्क को 8 के फैक्टर से तकसीम दे दें, तो आपको खुद समझ आएगा कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आप क्या, जो स्ट्रोक रिस्क है उससे 8 की तकसीम दें 3 से तो 24 गुना हो गया, 5 से तकसीम दें 8 की तो 35 गुना हो गया, और 8 से तकसीम दें 50 की तो ये 350 गुना हो गया। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है, and they go into sudden cardiac arrest and cardiac insufficiency, और हार्ट अटैक में वो कार्डियक अरेस्ट पे जाके उनकी वफात हो जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। ये कोई लेजर नहीं है। और बहुत गलत बात है कि जी मैं तो स्मोक नहीं कर रहा, मैं तो वैप कर रहा हूं। भाई, आप निकोटीन तो ले रहे हो ना, आप 300 केमिकल्स लो टार निकोटीन भी ले रहे हो, लो टार सिगरेट भी ले रहे हो, आप सिगरेट तो पी रहे हो, तो रिस्क तो उतना ही है। और दूसरी चीज बताऊं कि कुछ दोस्त होते हैं जिनके जो आप एक्टिव स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आप अपने दोस्तों में बैठते हैं, वो पैसिव स्मोकिंग होते हैं, तो 50% ऑफ द स्मोक जो है आपकी तरफ। अच्छा, तीसरी चीज डॉक्टर साहब, मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा, वो है शीशा। अब शीशा यहाँ बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। हम सऊदी अरेबिया में काम करते थे, तो जाहिर है शीशा तो उनकी एक कल्चर है, शीशा पीते हैं, तो हमने भी शीशा पीना शुरू कर दिया है। अब आपको मैं स्मोकिंग सेशन क्लिनिक्स भी 15 साल से MOH में सऊदी अरेबिया में चलाता था। शीशा जो है बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप एक पैक सर इस पर शीशे का इंशाल्लाह हम कभी भी यूज करेंगे, स्मोकिंग और कभी उन पर इंशाल्लाह जरूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर एक अहम सवाल है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो HbA1c का जो है वो अगर 1% कम कर रहे हैं तो उसका कितना फायदा हो रहा है, साथ में अगर स्मोकिंग करें तो रिस्क कितना बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके सामने हमने रखी। डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ जो है ना मैं आता हूँ, ये जो वेप वगैरह है, स्मोकिंग है, इंशाल्लाह कभी हम इस पर एक अलग सा प्रोग्राम रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की तरफ अगर मैं आऊँ तो एक अहम सा सवाल वो ये है कि
अगर डायबिटीज है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है और वो बिल्कुल मुसलसल बढ़ा हुआ है, तो वो फिर गुर्दों पर यानी उसका किस तरह से इफेक्ट होता है, जिसको हम अपनी जुबान में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा सर बताइए। नेफ्रोपैथी जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक कॉम्प्लेक्स इशू है। एक तो है कि नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिस्क फैक्टर है एल्बुमिनुरिया। एल्ब्यूमिन बढ़ जाएगा। आपके जो पेशाब में एल्बुमिन की क्वांटिटी, अगर एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो आपका 30 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है तो आप एल्बुमिनरिक हैं, ठीक है। तो एल्बुमिनुरिया एक पहला रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर बढ़ा हुआ है, ये रिस्क फैक्टर है आपकी नेफ्रोपैथी के लिए। तीसरी चीज है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो नेफ्रोपैथी आपकी बढ़ जाएगी। चौथी चीज है हाइपरलिपिडीमिया। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका रिस्क है नेफ्रोपैथी का। पांचवी है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे को आप मत लीजिए कि बस ये पेट निकला हुआ है, इट्स अ पैथोलॉजिकल डिजीज, ये डिजीज है। ओबेसिटी इज अ डिजीज नाउअडेज। 2025 की रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास पेट है, मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो उसमें कुछ कीमिया निकल रहे हैं जिसको हम इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। वो इंटरल्यूकिन्स जो हैं वो जाके गुर्दे की नालियों को डैमेज करते हैं। ये तो हुए रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि नेफ्रोपैथी को डायग्नोस कैसे करना है एक डायबिटिक इंडिविजुअल के। ये यंग डॉक्टर्स के लिए भी है और ये हमारे पेशेंट्स के लिए भी है। मैं फिर वही बात करूंगा कि ये माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। तो टाइप 2 डायबिटीज में अगर डायग्नोस हो जाती है तो यू हैव टू सेंड योर पेशेंट, उसको यूरिनरी प्रोटीन के लिए भेजना चाहिए कि ये डिसाइड हो कि उसका एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो 30 से 300 के दरमियान है, जिसको हम माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहते हैं, जो रिवर्सिबल है, जो रिवर्स हो सकता है। इसको हम इंसिपिएंट नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। या आपका एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो 300 से ज्यादा है, जिसको हम ओवर्ट नेफ्रोपैथी कहते हैं, जो मैक्रो एल्बुमिनुरिया है, जो डिपस्टिक से चेक की जाती है, ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं जाएगी, फिर वो प्रोग्रेस करेगी एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ। तो हमें न्यूली डायग्नोज केस में माइक्रो एल्बुमिन को एड्रेस करना है कि वो एक रिवर्सिबल कॉज है आपके नॉर्मल आपकी किडनी फंक्शन के लिए। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना। ब्लड प्रेशर 130 और 80 से नीचे होना चाहिए तो आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी प्रोग्रेस नहीं करती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़का साहब, आपसे गुफ्तगू करने के बाद ना सिर्फ ये आम बंदों को जो है वो इसका फ़ायदा होगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पर मेरे लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद शो था। नाज़रीन, अगर मैं आपसे मुख्तसरन तौर पर मैं थोड़ा सा जो है ना वो गुफ्तगू करूँ तो देखिए कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिर्फ जो है ना वो एक डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लें तो कितनी सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और माशाल्लाह से डॉक्टर साहब ने एक चीज़ को बड़ी वजाहत के साथ जो है ना वो बयान किया है, हमें समझाया है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको अवेयर कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर अमल करें और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इस अपने खित्ते को जो है वो एक सेहतमंद खित्ता बना सकते हैं। और शुरुआत जो हमने की थी कि जो एक मरीज और जो मतलब बीमारी की वजह से फूल हमारे मुरझा गए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो खिल जाएंगे और एक जो सेहत की बहार होगी वो हमारे इस जो है ना वो मुआशरे में आएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।